जो नीट 2026 का फिजिक्स का पेपर आया, पिछले 30 सालों का ये सबसे आसान पेपर था। कि नीट फिजिक्स का पेपर बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पिछले 10 सालों के पेपर एकदम अच्छे से पढ़ करके बना रहे हैं। एनटीए कोशिश करेगा कि नीट की जो कट ऑफ है उसको 590 से 620 के बीच में कंट्रोल करें। तो लग रहा है कि फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर थोड़ा टफ जाएगा। साथ में मेरा स्टूडेंट्स को एक सजेशन ये भी है कि इस समय आप नया कंटेंट और नया इंस्टीट्यूट, नए टीचर, ठीक है ना, ये सब आप अवॉइड करें आप। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि साहब एक्स टीचर से तो हम लास्ट ईयर हम पढ़ लिए थे, अब हम वाई टीचर के पास में चले जाते हैं। लेकिन किसी भी नए टीचर के साथ में आपको ट्यून होने में टाइम लगेगा। आपने उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 10 दिन बाद में लगा कि नहीं साहब हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपके 35 डे में से 10 दिन तो आपके वैसे ही चले गए आपके। बायोलॉजी जल्दी आती है और जल्दी जाती है, फिजिक्स देरी से आती है और देरी से जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप बायोलॉजी जल्दी सीख सकते हैं लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। फिजिक्स बहुत मुश्किल से सीखी जाती है, समय लगता है, ठीक है, लेकिन एक बार आप सीख गए तो भूलते नहीं। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, रिविजन ज़्यादा नहीं। अपने मन में जो क्रोध और फ्रस्ट्रेशन है उसको वो छोड़ दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब वो पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उनका 50% टाइम और एनर्जी उसी में चला जाएगा। तब तक बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। और जो बच्चे 450 तक ही स्कोर कर पाए उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आज पूरे देश के लाखों स्टूडेंट जो कि नीट एस्पिरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि अगला पेपर कैसा होगा, हम बच्चों को तैयारी कैसे करवाएं, 35 दिनों में कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, किस बच्चे को किस तरह से तैयारी करवाएं। मैं अनूप रंगा, जेई नीट काउंसलर और एक शिक्षक के रूप में बच्चों की इन प्रॉब्लम को सुनता आ रहा हूं। कल रात को ही मैं अपने गुरु परम आदरणीय रवि रंजन बोथरा सर के पास गया, उनको मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को बताया। इसके लिए खुलकर बात करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे परम आदरणीय रवि रंजन बोथरा सर, मेरे गुरु। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सर, जो री नीट हो रहा है उसका लेवल अब कैसा है? ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अनूप, पेपर का लेवल तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो जिससे हम डायरेक्शन समझ सकते हैं। मैं पिछले 30 सालों से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और जो नीट 2026 का फिज़िक्स का पेपर आया, तो पिछले 30 सालों का ये सबसे आसान पेपर था। स्टूडेंट से जो फीडबैक मिला है तो उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजी का पेपर भी आसान था। अगर पेपर लीक नहीं होता तो हमें लग रहा था कि कट ऑफ 610 के आसपास में जानी चाहिए थी। एनटी ने नीट का जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट बढ़ा दिया है। तो पेपर का लेवल अगर वही रहा तो मुझे लगता है कि कट ऑफ 650 पहुंच जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि एनटी ये चाहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एनटीए कोशिश करेगा कि नीट की जो कट ऑफ है उसको 590 से 620 के बीच में कंट्रोल करें। तो लग रहा है कि फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर थोड़ा टफ जाएगा। अब एक बात मैं स्टूडेंट को और कहना चाहूँगा कि इस बार 15 मिनट नीट का टाइम बढ़ा दिया है, तो इससे आपको फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फिजिक्स में मिलेगा, क्योंकि बच्चा सबसे लास्ट में फिजिक्स अटेंड करता है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन वो ज़्यादा अटेंड कर पाएगा। तो इस बात की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको इसके लिए फिजिक्स के कुछ और टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो जनरली फिजिक्स के कुछ टॉपिक पे स्ट्रेंथ का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक मीडियोकर होते हैं, कुछ टॉपिक वीक होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो उनकी मीडियोकर टॉपिक है उन पे वो थोड़ा सा काम करें और उसको स्ट्रॉन्ग की साइड में लेकर के जाएं। तो इसके लिए समय उनके पास में 15 दिन ही है। तो अब ये 15 दिनों में ये चीज़ कैसे की जा सकती है, क्योंकि एक्चुअली में क्या फिज़िक्स टाइम लेती है, फिज़िक्स जल्दी से सीख नहीं सकते आप। तो उसका एक शॉर्टकट तरीका, एक आसान तरीका इसका ये है कि आप उन मीडियोकर टॉपिक के मल्टीपल, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन सुट XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी टीचर का, ठीक है ना, जो नीट की रेंज के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिए आप। तो और आजकल तो IIT मेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, तो IIT मेंस के क्वेश्चन जो ज़्यादा नॉन मैथमेटिकल नहीं है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
कम टाइम के अंदर आप कर सकते हो, और ये सारा काम आपको 15 दिन के अंदर करना होगा, क्योंकि उसके बाद में 15 दिन, उसके बाद में लास्ट के जो 15 दिन है 35 डेज में से पहला 15 दिन आपको जो तैयारी करनी है आप तैयारी करिए, अगले 15 दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, और नेक्स्ट लास्ट के जो 5 डेज़ हैं, ठीक है, तो उसमें फिर वही होगा, आपको लास्ट प्रिपरेशन, आपको फॉर्मूले याद करना, केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद करना, रेस्ट करना, स्लीप शेड्यूल को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। साथ में मेरा स्टूडेंट्स को एक सजेशन ये भी है कि इस समय आप नया कंटेंट और नया इंस्टीट्यूट, नए टीचर, ठीक है ना, ये सब आप अवॉइड करें आप उसमें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि साहब एक्स टीचर से तो हम लास्ट ईयर हम पढ़ लिए थे, अब हम वाई टीचर के पास में चले जाते हैं, लेकिन किसी भी नए टीचर के साथ में आपको ट्यून होने में टाइम लगेगा। आपने उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 10 दिन बाद में लगा कि नहीं साहब हमारे को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपके 35 डे में से 10 दिन तो आपके वैसे ही चले गए आपके। बिल्कुल। इसलिए आपको जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है उसी पे आपको काम करना होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज़ आप कहीं की भी दे सकते हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस, जहाँ पे आपको लगता है कि एक नीट के लेवल की टेस्ट सीरीज़ बनाई जा रही है वहाँ की आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस समय नए टीचर को स्विच नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए आप। अच्छा अनूप जी, एक बात मैंने क्या है ऑब्ज़र्व की है कि पिछले 10-15 सालों का जो नीट का पेपर मैंने, मतलब पिछले सालों का जो पेपर देखा है उसमें मैंने देखा है कि नीट फिजिक्स का पेपर बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो पिछले 10 सालों के पेपर एकदम अच्छे से पढ़ करके बना रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, तो वो तो आना ही नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन तो आना ही नहीं, मतलब डेटा भी चेंज नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर मतलब उसकी कोशिश ये होती है कि चैप्टर के उस टॉपिक में से क्वेश्चन उठाया जाए जिस टॉपिक में से क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए हैं। अब फ्रिक्वेंसी का मान लो ठीक है कि जैसे सर्किट में से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते तो अभी पूछ रहा है, लेकिन वो पूछेंगे जो पहले 10 सालों में, जो पिछले सालों में से नहीं पूछे गए थे। तो इसलिए ये एक हो जाता है कि आप जिन टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि साहब आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, और जो मीडियोकर टॉपिक है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो उनमें भी आपको सब कुछ आपको उसमें पढ़ना है अच्छी तरह से आपको उसमें। थैंक यू सर, आपने बताया कि बच्चों को कैसे तैयारी करें और पेपर का लेवल कैसा आएगा, और होपफुली बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा ये बात। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है सर बच्चों के मन में, उन बच्चों के मन में जिनके 650 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। सही बात किया आपने, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा तकलीफ में अगर कोई बच्चे हैं ना, वो यही बच्चे हैं, क्योंकि देखो उन लोगों ने स्कोर अच्छा कर लिया और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैंक अच्छी आएगी। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि उन्होंने स्कोर तो अच्छा कर लिया, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से जो वो रैंक डिज़र्व करते थे उससे उनकी रैंक पीछे आएगी। तो लीक हुआ बुरी बात है, लेकिन होने के बाद में जब पेपर रीनीट हो रहा है तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होने को ही चाहिए, तो उससे अपनी वो रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उनके लिए मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपने मन में जो क्रोध और फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वाजिब है, देखो साल भर साहब उन्होंने इतनी तैयारी की है, सब कुछ त्याग करके उन्होंने तैयारी की है, और उसके बाद में ये हो गया, तो अपने मन में जो क्रोध और फ्रस्ट्रेशन है उसको वो छोड़ दें। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब वो पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो उनका 50% टाइम और एनर्जी उसी में चला जाएगा, तब तक बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। यस। तो इसलिए मेरा उनसे कहना है कि आप इसको ये समझिए कि अब हमारे पास में एक रैंक को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी है। तो पॉइंट वाइज मैं उनको 4 सेशन दूंगा। मैं उनको सबसे पहला कि आप अपने मन से, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि सक्षम तो वो हैं, पढ़ाई उन्होंने खूब की है, अपने मन से क्रोध और फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करें, ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ ना देखें, पहला। दूसरा ये है कि अपने को ये टारगेट रखें कि हमें स्कोर जैसे पहले अच्छा किया है उसी तरह से अच्छा स्कोर करके रैंक इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने सिलेबस को रिवाइज़ करें, और मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं वो लोग। उनको 15 दिन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि कुछ 2-4 टॉपिक उनके वीक है तो उनको स्ट्रॉन्ग करें, तो ये है उनके लिए। तो सर आपने बहुत अच्छा बताया कि 650 वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल घबराएं नहीं, वो रीनीट को एक प्री एग्ज़ाम के रूप में लें,
कि प्री एग्ज़ाम हो गया है, अब मेन एग्ज़ाम है, उसके रूप में लें। वास्तव में सही बात है कि 650 वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उनकी मेहनत कैंसिल नहीं हुई है। तो मेरे लिए एक और क्वेश्चन है सर कि जो बच्चे 450 से 650 के बीच में हैं, मेनली उन बच्चों के साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हो सकता है सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है सेलेक्ट नहीं हो, तो उन बच्चों के साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा अगर हमें इसके बारे में डिस्क्राइब कर सके तो। क्या होता है कि जब वापस री एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि लगभग 100 मार्क्स तक मैक्सिमम बढ़ाने की संभावना रहती है, मतलब इतना आप बढ़ा सकते हो, मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली। खैर इस पर चर्चा आरंभ करूँ से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो नेचर है सब्जेक्ट के बारे में। देखो हम लोग कहते हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि साहब बायोलॉजी जल्दी आती है और जल्दी जाती है, फिजिक्स बिल्कुल मुश्किल से आती है, देरी से आती है और देरी से जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप बायोलॉजी जल्दी सीख सकते हैं लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। फिजिक्स बहुत मुश्किल से सीखी जाती है, समय लगता है, ठीक है, लेकिन एक बार आप सीख गए तो भूलते नहीं हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स मुझे आज भी याद है सर आपके पढ़ाए हुए। बिल्कुल तो आप तो वैसे ही डेडिकेटेड हो। तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, रिवीजन ज़्यादा नहीं मांगती है, मतलब तो ये अपने को जो अब इन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी तय करनी है, उस बात को ध्यान में रख करके तय करनी पड़ेगी। अब ज़्यादातर क्या है कि जैसे 35 डे का टाइम मिला है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमारे जितने भी वीक टॉपिक हैं, हम इस 35 डे में हम सारे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब के अंदर। ये गलत है। आप सब्जेक्ट के नेचर को देखते हुए, क्योंकि आप मैंने बताया कि बायोलॉजी आप जल्दी सीख सकते हो, तो बायोलॉजी के जितने भी वीक टॉपिक हैं आप सब पे काम करें अच्छी तरह से। बिल्कुल। लेकिन फिजिक्स आप जल्दी नहीं सीख सकते हैं, इसलिए आपको फिजिक्स के, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो मीडियोकर टॉपिक है, बहुत वीक टॉपिक का सिलेक्शन न करें। जो मीडियोकर टॉपिक है तो उनमें से 3 से 5 टॉपिक जो हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि आपको मार्क्स तो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे आपको, और उनको क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है ना, आप उनको सीखने की कोशिश करिए आप उनको। और 15 डेज़ के अंदर आपको ये करना है। 15 डेज़ का टाइम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 डेज़ में आपको जितना नया सीखना है उतना आप सीख लीजिए, और उसके बाद में 15 डेज़ जो है आपको टेस्ट देना है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी आपको। सर फिजिक्स जो है उस सब्जेक्ट के लिए मैंने जैसा समझा है, काफ़ी टॉपिक्स जो हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। अब मेरा कोई टॉपिक कमज़ोर है, ये तो आपने बात बहुत शानदार की कि मेरा कोई टॉपिक कमज़ोर है और वो टॉपिक किसी और कमज़ोर टॉपिक से या अच्छे टॉपिक से कोरिलेट कर रहा है। आपकी सब्जेक्ट की डेप्थ है, इसलिए आप समझते हो इस चीज़ को। तो फिर अब फिजिक्स हम में इसको कैसे करें? फिजिक्स में अब ये जो चीज़ें जो होती है ना, ये मायने रखते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ टॉपिक सेलेक्ट करके करने के लिए, उसमें इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप ऐसे कोशिश करें, ऐसे टॉपिक जो आइसोलेटेड टॉपिक हो। जैसे एक टॉपिक मैं आपको बताऊँ, रे ऑप्टिक्स जो है, तो कई लोगों को ये बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो बाकी फिजिक्स पे उतना डिपेंड नहीं करता है, मतलब सबसे कम डिपेंड यही करता है। तो आप अगर आपका वीक है तो उसको करिए, लेकिन जैसे आपका वेव ऑप्टिक्स आपका मुश्किल है, वेव ऑप्टिक्स जो है वो आपको थोड़ा कम आता है, अगर आपको मान लीजिए मुश्किल लगता है आपको, ठीक है। तो अब वेव ऑप्टिक्स आने के लिए पहले आपको वेव आनी चाहिए, वेव आने के लिए आपको एसएसएम आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो अगर आपको वो दोनों अगर ढंग से नहीं आते हैं और आप वेव ऑप्टिक्स, तो ये इस तरह से कनेक्टिविटी के साथ जो टॉपिक जो सेलेक्ट करें आप, जो 15 दिनों का, तो उसका ध्यान रखिए। अब मान लीजिए आपने सोचा है कि मेरे को इसी तैयार करना है और आपको एसएसएम नहीं आता है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मतलब तो कनेक्टिविटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आपको। और जो बच्चे 450 तक ही स्कोर कर पाए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि क्या वो सेलेक्ट हो जाएंगे इस साल, या ऐसा लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? देखो असंभव तो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो उनके 450 मार्क्स बने हैं, लेकिन उसके पीछे एक बात ये देखनी पड़ेगी, कहीं एग्ज़ाम से जस्ट पहले या एग्ज़ाम के दौरान कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हुआ है। उसकी वजह से अगर 450 मार्क्स हो सकता है कि वो डिज़र्व कर रहा हो 600 या 550 मार्क्स को डिज़र्व कर रहा हो, लेकिन कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो इसकी वजह से उसके 450 आ गए, तो जैसे वो मार्क गलत भर दे बच्चा, समथिंग कुछ भी ऐसा भी हो ठीक जाए है ना, या तबीयत खराब हो जाए। हाँ, तबीयत खराब हो जाए, ज़्यादा इस बात के चांसेस रहते हैं, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़
मेरे को ये लगता है कि जिनके 450, देखो मैं ऑनेस्टली कहूँगा, ठीक है ना, बिल्कुल, कि जिनके 450 से कम स्कोर हैं उनको नीट 2027 की प्रिपरेशन पे ध्यान देना, फोकस करना चाहिए। उनको अभी से उनको नीट 2027 की प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर देनी चाहिए। 2026 का जो रीनीट हो रहा है उसका पेपर तो अपनों को देना ही है, पेपर देने से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन आपको 2020, क्योंकि एक्चुअली में आपको प्रिपरेशन करने के लिए 9 मंथ का समय मिलता है, जिसमें आपको 2 साल का सिलेबस करना होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि फ़िज़िक्स जो होती है वो बहुत जल्दी नहीं की जा सकती, आपको फ़िज़िक्स सीखने में टाइम लगता है आपको। बिल्कुल सर। तो अब फिज़िक्स में आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने फिज़िक्स में आपने फॉर्मूला याद कर लिए, क्वेश्चंस के स्टेप्स याद कर लिए, ठीक है ना, उससे काम नहीं चलेगा। तो उससे क्या होता है कि आप जब पेपर में बैठे तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही समझ में नहीं आएगी आपको, आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी तब जाके आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में आएगी आपको। अदरवाइज आपको सब कुछ आता है आपको, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब अगर आप अनप्लान्ड रहे और आपने अभी इस नीट को टारगेट कर लिया, तो आपके 9 में से 2 मंथ तो आपके इसी में चले जाएंगे। तो इससे नुकसान ये होगा कि आपका नीट 2027 की जो संभावना है, ठीक है ना, उनके पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपके उनकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। तो अच्छा रहेगा उनके लिए कि वो उस सिचुएशन में वो अभी जीरो से तैयारी स्टार्ट कर दें, और जितनी तैयारी 2 महीने में कर पाएँ उसके आधार पर दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि जो ये लीक प्रकरण है, इसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं? चर्चा करते हैं इस पर चर्चा करें सर। देखिए, अभी जो लीक हुआ है पेपर ये नीट 2026, तो स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, इंस्टीट्यूट, NTA, सरकार, कोई भी नहीं चाहती इसको, कोई पसंद नहीं करेगा इसको। लेकिन एक सबसे अच्छी बात रही कि NTA और गवर्नमेंट में इसमें दोनों ने बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेकर के पेपर को रद्द कर दिया। अगर ये नहीं करते तो बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो उनको नुकसान होता, उनके साथ में अन्याय होता। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखो, बच्चों को परेशानी तो हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट का पेपर देने के बाद में अपने गांव या अपने शहर चले गए, क्योंकि बाहर से तैयारी करने के लिए आते हैं बच्चे। बिल्कुल सर। हाँ, और अब उनके लिए ये हो गया कि अब हम उनको कहते भी सभी को, मेरी कहीं पर भी हो बच्चा, मेरी उनको यही सलाह है कि आप जिस जगह पर तैयारी कर रहे थे, जिस शहर में तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में तैयारी कर रहे थे, आगे 35 दिन की तैयारी भी उसी एनवायरनमेंट में करिए। सभी यही सलाह देते हैं और ये ज़रूरी है। तो वापस लौट कर के आ रहे हैं वहाँ पे, अब लौट कर के आ रहे हैं तो अब जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए भी दिक्कत है। अब उनके लिए दिक्कत ये है कि न्यू एडमिशन नए बच्चे भी आ गए हैं और पुराने भी आ रहे हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। कुछ सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि इसकी वजह से कुछ लोगों ने हॉस्टल की फ़ीस बढ़ा दी है, ठीक है ना। तो और कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स को जो है बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं सुविधा। तो मेरा सभी से उन हॉस्टलर्स को भी मेरा यही कहना है, जो हॉस्टल रन करने वाले हैं, ठीक है ना, तो उनको भी मेरा ये सुझाव है, इनको गुजारिश है कि आप जितना सपोर्ट हो सके उनका सपोर्ट करिए। आप उनको जितना मिनिमम कॉस्ट आप रख सकते हो आप, ठीक है ना, उतना मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आप रखिए आप उसको। स्टूडेंट के लिए एक मुश्किल ये भी है कि देखो, जब नीट JEE की तैयारी करता है तो बच्चा अपना सब कुछ त्याग करके, ठीक है ना, पूरे साल भर जी जान से जुटा रहता है, ठीक है। उसने अपना नीट का पेपर दे दिया तो उसने कि मेरा काम हो गया, लेकिन अब उसको जब वापस 35 डे के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो ये उसके लिए एक चैलेंजिंग है। बिल्कुल। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि आप आपदा में अवसर ढूंढें। मैं उनको कहूँगा कि ये एक्चुअली में एक माइंडसेट का मामला है। आप ये सोचिए कि जैसे JEE होता है तो 2 स्टेज में होता है, मेंस होता है, एडवांस होता है। हालांकि उसमें पहले से मालूम होता है कि सब 2 स्टेज में होगा यहाँ पे। बिल्कुल सही। ये जो नीट का पेपर गया उसको भी आप उसी तरह से लीजिए ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही कि आप उसको उसी तरह से लीजिए कि साहब ये तो मेरा एक तरह से नीट का
एक ट्रायल हो गया, एक्चुअल ट्रायल हो गया। और इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आप की तैयारी किस तरह की थी, आप इंडिया के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या वीकनेस थी, आपको पता चल गया आपको। लाइक रियल मेजर टेस्ट सीरीज। बिल्कुल ये तो एकदम रियल है, बिल्कुल रियल है, रियल इंडिया लेवल की मेजर टेस्ट सीरीज हो गई है, टेस्ट सीरीज हो गई है। तो बिल्कुल, तो अब आपको इससे फ़ायदा उठा करके और अपनी गलतियों पे काम करके अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना चाहिए। बिल्कुल सर। जो लोग थोड़ा सा सिलेक्शन से जो पीछे रह रहे थे, तो उनके लिए भी ये है कि अगर उनको अगला मौका जो 1 साल बाद में मिलता, लेकिन अब उनको 1 महीने बाद में मिल गया। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कोर अच्छा कर लिया था, लेकिन उनके लिए फिर वही बात है कि साहब आपने स्कोर अच्छा कर लिया था, लेकिन आप जो रैंक डिजर्व करते थे उससे आपकी रैंक पीछे आने वाली थी। पेपर लीक हुआ, बुरी बात है, लेकिन वापस रीनीट हो रहा है, अपनी रैंक को बढ़ाइए, आप अपनी परफॉर्मेंस, आपने अगर पहले अच्छा स्कोर किया तो कोई कारण नहीं कि अब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप अब भी अच्छा स्कोर करेंगे। अब पेपर जिस तरह का हुआ है उससे हमें लग रहा था कि इसकी कट ऑफ 610 जानी चाहिए, लेकिन लीक की वजह से ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ 625 जा सकती थी। तो जो 610 से 625 के बीच में जो स्टूडेंट है जो सिलेक्शन को डिजर्व कर रहे थे वो बाहर हो रहे थे, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरह से, तो इसलिए ये उनको जुड़ जाना चाहिए उनको अच्छी तरह से। अब देखिए, पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, तो आज से 30-40 साल पहले जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जब लोग सोचते थे तो लोगों के दिमाग में एक मेंटलिटी थी कि साहब इसके लिए तो जैक और चेक चाहिए, मतलब या तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। बहुत साल पहले ये कंडीशन ऐसा सोचते थे। लेकिन आप ये देखो कि हम अब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है सब इन कॉम्पिटिशन्स के द्वारा मिलती है। कई बार पेपर लीक होने के समाचार भी आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लोगों का, अगर स्टूडेंट्स का अगर भरोसा नहीं होता तो आज देश के अंदर करोड़ों छात्र हैं, करोड़ों स्टूडेंट हैं जो इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं। तो इस दिशा में कंटिन्यूसली पिछले 30-40 सालों से देश बहुत आगे बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी आई है। और ये जो नीट पेपर लीक होने का जो प्रकरण हुआ है, ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा डेंट था। मुझे लगता है कि ये जो है इस प्रकरण को बहुत जल्दी से हमारा जो टॉप थिंक टैंक है उसके पास में भेज देंगे, और आने वाले सेशंस के अंदर नीट और जेई जैसे पेपर है, आने वाले सेशन के अंदर जो नीट और जेई के पेपर, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बहुत आने वाले सालों तक हमें ऐसी खबर सुनाई देगी कि पेपर लीक हो कैसे। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है मेरे को। ये है, इसमें कुछ इनिशिएटिव ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीट एनटी ने लिए भी हैं, तो अब वो पेपर सीबीटी मोड पे कराने जा रहा है। तो ये अच्छा है, बहुत सही है। लेकिन इसमें उन लोगों को जो है वो हम लोगों से 1000 गुना ज़्यादा सोचने वाले इंसान वहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनको मालूम होगा। लेकिन फिर भी एक देश का नागरिक, शिक्षक होने के नाते, ठीक है ना, अवेयर कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आपको 1 साल में आपको इन चैलेंजेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आईआईटी के कंपेटिवली यहाँ पे स्ट्रेंथ 1.5 गुना है। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि आईआईटी केवल 2 लैंग्वेज में होती है, हिंदी इंग्लिश में होती है। बिल्कुल सही, ठीक है ना, जबकि जो नीट है वो 13 लैंग्वेजेस में होती है। तो 13 लैंग्वेज में आपको पेपर बनाना होगा। तो इसके लिए 100% एनटी के पास में, सरकार के पास में इसके लिए निश्चित रूप से कोई प्लान होगा। और एक चीज़ और है जो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं उसके लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जेई का पेपर 2 स्टेज में होता है, मेंस और एडवांस, उसी तरह से नीट का पेपर भी 2 स्टेज में ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब इस पे बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम हम इस पर बात करेंगे कभी। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज वो ये समय नहीं है, आज तो भी नीट जो रीनीट है, हाँ, उस पर है। सही है। एक सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो थिंक टैंक काम कर रहा है, जितने लेवल पे काम कर रहा है, अब मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 सालों में, आपने बताया कि बच्चों को कि रीनीट, जब भी ये रीनीट वाला जो कंसेप्ट है वो कभी रिपीट नहीं हो, होपफुली सर ऐसा ही। इसमें क्या होगा, जब इसमें हो जाएगा ना ये, तो उसके बाद में जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं, हाँ, उनमें भी अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले इसको ठीक करके उसके बाद में मुझे लगता है कि
आने वाले 2-3 सालों के अंदर जितने भी देश में कहीं भी एग्ज़ाम हो वो सब उसी पैटर्न पे चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज सर से मिल करके, और सर ने हालांकि अपनी- मेरे पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो, होपफुली ऐसा ही हो, और सभी बच्चों को हमेशा ऐसा ही लगे कि कभी कोई एग्ज़ाम रद्द नहीं हो, क्योंकि जो बच्चे लगभग, मुझे एक्सपेक्ट है सर, लगभग 23 लाख के करीब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और इन 23 लाख बच्चों का जो भविष्य दाव पे था उनको सही दिशा में लाने का आज हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया। और दोस्तों, ज़िंदगी में जो दोबारा मौका मिलता है वो ये करने के लिए नहीं कि वही करो वापस, हमेशा ज़िंदगी में दोबारा मौका मिलता है बेहतर करने के लिए। तो आप सभी फोकस रहें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से ध्यान दें। मुझे प्योर 100% एक्सपेक्टेशन है कि जो बच्चे जहां डिज़र्व कर रहे थे उससे 5-7% ऊपर या 5-7 रैंक ऊपर ही लाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर री नीट एग्जामिनेशन। सभी लोगों को, सभी नीट के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।